Hello Beta, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with all your family members and doing well in your studies. I hope so that you all have completed your notes and studied the chapter which one I was teaching you. हम और हमारे आदर्श तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी और मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे जिन बच्चों के पास कॉपी है, और इस चैप्टर को एक बार पढ़ भी लेंगे। जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था उन्होंने भी अब तक पढ़ लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट वीक हम लोगों ने उस चैप्टर के 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे और उन दोनों पैराग्राफ्स का मतलब ये था कि जब डॉक्टर APJ अबुल कलाम, पहले फटाफट एक रिकैप लेते हैं कि क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि जब डॉक्टर APJ अबुल कलाम ये देखते हैं कि उनकी जो ये है युवाओं के लिए कुछ अपना मैसेज वो कहना चाहते हैं, तो उनको ये लगता है कि जो हमारा देश है भारत, वो एक उन्नत देश बने, विकसित देश बने। और इसके लिए जब वो पीछे देखते हैं और सोचते हैं कि मैं युवाओं से ही क्यों मिलता हूँ, और जब वो सोचते हैं कि मैं युवाओं से मिल करके उनको क्या कहना चाहता हूँ, तो वो अपने छात्र जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। और उसमें उनको ऐसा पता चलता है कि जो रामेश्वरम से बाहर निकलना था उनका अपने सपनों को पूरा करना था, वो एक बहुत ही महान उद्देश्य था जिसको कि उन्होंने पूरा किया और बहुत ही कठोर परिश्रम और लगन के साथ वो उस देश की ऊंचाइयों तक पहुँचे। और जैसा कि उन्होंने जो भी अपना मूल्यांकन उन्होंने उसी आधार पर किया जिस आधार पर उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया, जिस आधार पर उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया, उसी आधार पर उन्होंने अपना मूल्यांकन जो था वो किया। और उस मूल्यांकन को करने के बाद वो लोगों को और ख़ास तौर से युवा छात्रों को ये संदेश देते हैं कि मैं जिस प्रकार से कठोर परिश्रम और लगन के साथ अपना काम करता रहा, जब मैं उन्नतशील देश के लोगों को देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि वहाँ के भी जो लोग हैं उनका रहस्य किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि वो इस विश्वास के साथ आगे बढ़े पीढ़ी दर पीढ़ी कि वे अपने देश को मजबूत और समृद्ध बनाएंगे। और मजबूत और समृद्ध बनाने के कारण ही उनकी जो सच्चाई थी वो उनकी आकांक्षाओं में ढल गई। यहाँ तक हम लोगों ने ये पैराग्राफ तक पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे का पैराग्राफ। आगे वो कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही है, अभी बताऊंगी आपको कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ है, मैं एक बार फिर इसको पढ़ रही हूँ ताकि आप समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। मैं आपसे क्यों कह रही हूँ बेटा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, इसलिए कि वो सबसे पहली बात जो कह रहे हैं, वो सबसे पहली लाइन देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का प्रयोग करता हूँ और उस तरह से जीवन बिता रहा हूँ भोग करके, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ,
क्योंकि समृद्धि सुरक्षा और विश्वास दिलाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। ये बहुत ही एक बड़ी और ग्रेट बात इन्होंने करी है। क्यों करी है? सबसे पहले तो आप सोच देखिए, जो एक आदर्श भारत की सोच होनी चाहिए, एक आदर्श भारत की और एक विकसित भारत की सोच होनी चाहिए, वो सोच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। क्योंकि जनरली हम जो महान लोगों की या महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ते हैं, या जो हम अपने गुरुओं को देखते हैं, या कोई भी बड़े महान लोगों की बातें सुनते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि कम से कम चीज़ों में जीवन बिताना सीखो। वो सीख तो बहुत अच्छी देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सीख गलत है कि हम न्यूनतम वस्तुओं में भी अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता पाएं। लेकिन जब हम न्यूनतम वस्तुओं की बात करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है बेटा कि हमारी और आपकी प्रगति भी ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है? क्यों? क्योंकि न्यूनतम मेहनत मैं कम करूँगी ना। अगर मुझे लगेगा कि न्यूनतम सामान तो टचवुड मेरे घर में है। एक रोटी चाहिए इंसान को खाने के लिए, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, मकान चाहिए, तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद जीवन यापन करने के लिए अगर पैसा चाहिए तो उसके लिए नौकरी है। तो न्यूनतम उपभोग, अगर हम न्यूनतम चीज़ों पे जाएंगे तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं करेंगे। एक बार हमको मकान मिल गया, हम उसकी केयर नहीं करेंगे। कपड़ा मिल गया, हम उसी को धुलेंगे तो धुलेंगे, नहीं तो मैला कुचैला ही पहन लेंगे। खाना मिल गया तो जितना कम से कम मिल जाएगा हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, कोई लग्जरी आइटम्स नहीं होंगे। उसके बाद नौकरी मिल गई तो अब उस नौकरी को हमें मेहनत से करने की क्या ज़रूरत है? चल तो रही है ज़िंदगी, काम तो चल ही रहा है। सुबह उठते हैं भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, खाना खाते हैं, जीवन बिताते हैं। जो दिन भर हमारे ज़रूरी काम काज हैं वो हम और आप करते हैं। उसके बाद दिन में भूख लगती है, खाना मम्मी दे ही देती हैं, पापा दे ही देते हैं, खा लेते हैं, थोड़ा सोते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर शाम को वही काम करते हैं और सो जाते हैं और फिर सुबह उठ जाते हैं। तो न्यूनतम वस्तुएं तो हमको मिल रही हैं, लेकिन न्यूनतम से हम कभी भी अधिकतम सुखों को नहीं भोग पाएंगे। और यही चीज़ यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं ये कभी भी नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए मैंने जब आपको ये लेक्चर पढ़ाना शुरू किया था, ये चैप्टर मतलब ये पैराग्राफ, आज अपना जो लेक्चर शुरू किया था वो यही कहकर किया था कि ये बहुत ही एक ग्रेट बात इन्होंने कही। और दूसरी बात ये कही थी कि जो भी महान लोगों की हम बातें सुनते हैं, तो ख़ासतौर से जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो अधिकतर कहते हैं कि काफ़ी लोग ये कहते हैं, हालांकि अब तो गुरुओं की परिभाषा बदल रही है, लेकिन फिर भी आप जब देखेंगे तो काफ़ी लोगों को आज भी ये कहता हुआ पाएंगे कि वो कहेंगे कि न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करो, न्यूनतम चीज़ों में रहना सीखो, न्यूनतम चीज़ों में सुख भोगो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये कहना है, और हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो ये मानते हैं कि जो समृद्धि और आध्यात्म है वो एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसा वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, या जो भौतिक वस्तुओं की सोच रखना है वो गलत है, तो वो ऐसा नहीं मानते हैं। भौतिक वस्तुएं मतलब जो लग्जरी आइटम्स हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने घर को और खूबसूरत बनाऊँ और सुंदर बनाऊँ, तो मेरे पास एक कमाई का ज़रिया होना चाहिए ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि अरे मैम आप नहीं करेंगी तो आपके हस्बैंड करेंगे। बिल्कुल करेंगे, पेरेंट्स करेंगे, इन लॉज करेंगे, लेकिन क्या वही करते रहेंगे? क्या हमारा उनके प्रति या अपने घर के प्रति या अपने समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? ये मैंने आपको 1-2 चैप्टर्स में और भी पढ़ाया, जब हम लोग शिक्षा का उद्देश्य पढ़ रहे थे, या कभी एक आध चैप्टर और भी पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी तरक्की करेंगे, हम तभी अपनों की तरक्की करेंगे, और अपनों के साथ साथ हम देश की तरक्की करेंगे। और उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हमको कठोर परिश्रम करना होगा, धन कमाना होगा, और उसके लिए हमें आज की डेट में क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। और जब हम मेहनत करेंगे तभी हम लग्जरीज आइटम्स का मोल भाव दुकान पे कर पाएंगे, ख़रीद पाएंगे और उसका सुख भोग पाएंगे। अगर हमारे पास वो पहले से हैं तो भी हमें उसकी डेंटिंग पेंटिंग कुछ करानी होगी, कुछ उसको हमें सुंदर बनाना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्कूटी है या एक गाड़ी है, अब हमने एक 4 व्हीलर लग्जरी तो ख़रीद लिया, बट उसकी भी तो हमें सर्विसिंग करानी होगी, तभी तो वो हमेशा हमको सुख देगा, है कि नहीं? हमको पेट्रोल भरवाना होगा गाड़ी में, तभी तो गाड़ी चलेगी। अगर हमने एक बहुत महंगा सोफ़ा ख़रीद लिया, आपने एक बहुत महंगा सोफ़ा ख़रीद लिया, या आपके पापा ने आपके घर में ख़रीद के रखा है,
बट जब तक रोज़ रोज़ उसकी डस्टिंग नहीं की जाएगी, उसको साफ़ नहीं किया जाएगा, तब तक वो कितने दिन आपको सूख देगा। अब उसमें आप बाहर से लाके अपना बैग भी रख रहे हैं, सामान भी रख रहे हैं, शॉपिंग बैग भी रख रहे हैं, फिर आपका दिल कर रहा है आप उसी में बैठ के खा पी भी ले रहे हैं, कुछ गिर भी जा रहा है, बाहर का भी कोई आ रहा है वो भी अपना सामान रख रहा है, तो कितने दिन वो सोफ़ा मेंटेन हो पाएगा बताइए। उस सोफ़े को आपको रोज़ साफ़ करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको उस सोफ़े का सुख भोगना है तो आपको उसको रोज़ क्लीन करना पड़ेगा। मतलब आप करें, आपके मेट्स करें, आपके सर्वेंट्स करें। और कोरोना के समय तो आपको पता है कि कोविड के समय में कोई भी मेड और सर्वेंट्स बहुत जगह तो अभी भी नहीं आ रहे। हम लोग लकी हैं कि हमारे शहरों में आ रहे हैं। अभी भी मेट्रोज़ में मेड्स और सर्वेंट्स को बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में आने की कोई भी परमिशन नहीं है। तो घर के लोग अगर उसका रख रखाव नहीं करेंगे तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। करनी क्या पड़ेगी? मेहनत। यही चीज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आध्यात्म को और भौतिक चीज़ों को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता, और ना मैं भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने की या भौतिक चीज़ों को ख़रीदने की, मतलब लग्जरीज आइटम्स को ख़रीदने की सोच रखने को गलत मानता, है ना। जब वो उदाहरण देते हैं कि मैं भले ही न्यूनतम चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ अपने सुख के लिए, मतलब अपने न्यूनतम चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर अपने जीवन को बिताने के लिए, लेकिन मैं कभी भी सर्वत्र समृद्धि की कद्र करूँगा। क्यों? क्योंकि समृद्धि जो है वो अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में बहुत ज़रूरी है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं स्वयं तो न्यूनतम वस्तुओं के साथ, अत्यंत कम वस्तुओं के साथ, न्यूनतम वस्तुओं के साथ मतलब अत्यंत कम वस्तुओं के साथ भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन सर्वत्र उन्नति का मैं सम्मान करता हूँ। अगर मेरे देश में हर तरफ उन्नति हो, लोग भौतिक वस्तुएं खरीदें, अच्छी महंगी, भौतिक मतलब अच्छी महंगी वस्तुएं जो कि किसी भी प्रकार का हमको सुख प्रदान करती हो, दैट इज़ कॉल्ड भौतिक वस्तुएं। मतलब रोटी कपड़ा और मकान के अलावा, रोटी कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये यहाँ पे भौतिक वस्तुओं की बात कर रहे हैं जो कि लग्जरी आइटम्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस चीज़ को सोचता हूँ, इस चीज़ को मानता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं उसके लिए पैसा कमाऊँ, और मैं सर्वत्र उन्नति का सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्नति क्या करती है? जब हमारी उन्नति होती है तो वो हमारी सुरक्षा की गारंटी लेती है, वो हमें सेफ करती है, और हमारे अंदर विश्वास भी आता है, जो अंत में हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा इतना, क्योंकि आप अभी अर्निंग नहीं है, लेकिन जब आप पैसा कमाएंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अभी हम पैसे की बात नहीं करेंगे, आपके तौर पे समझाते हैं। आप एग्ज़ाम्स की बात करिए। जब आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, जब आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप कॉन्फिडेंट होते हैं, नहीं होते हैं? पढ़ाई के लिए होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मैंने इतनी तैयारी कर ली, अब इसके बाद मुझे इतनी तैयारी और करने पर इतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अब मैं इससे ज़्यादा और पढ़ूंगा तो मुझे और ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और ज़्यादा पढ़ूंगा मैं क्लास में फ़र्स्ट आऊँगा या आऊँगी, और ज़्यादा पढ़ूंगा मैं स्टेट में टॉप करूँगा, और ज़्यादा पढ़ूंगा देश में आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगा और उसमें मैं पास हो जाऊँगा अच्छे मार्क्स से। इज़न्ट इट? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं? इसी तरह से जब आप अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप ये पाते हैं, आप क्या पाते हैं? आप ये पाते हैं कि जब आप अपने काम को सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जिस वर्क में आपकी नौकरी लगी है, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपकी तारीफ़ होती है, आप कम पैसे से शुरू करते हैं और ज़्यादा पैसे तक आप राइज़ करते हैं। और जब जो आर्थिक मजबूती होती है ना बेटा, वो हमको सुरक्षा और विश्वास दिलाती है, और जो अंत में हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने में भी सहायक होती है। तो ये चीज़ आप तब महसूस करेंगे जब आपके हाथ में पैसा होगा, मतलब आपके हाथ में इधर उधर अनर्गल कारणों से नहीं, बल्कि आपकी खुद मेहनत का पैसा होगा। जैसे हम लोग एक बात अक्सर करते हैं कभी कभी कि जब पास में पैसा होता है तो आदमी को कॉन्फिडेंस होता है। किस लिए होता है? कि अगर कोई हमें ज़रूरत की चीज़ महसूस हुई, हम उसे ख़रीद सकें, हमें कोई परेशानी हुई, हम पैसे से उसको दूर कर पाएँ तो कर लें, हमें कोई चीज़ पसंद आई, हम उस चीज़ को ले लेंगे।
तो हमारा उसके प्रति प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और उस चीज़ से हम और तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता हमारी तबीयत ख़राब हुई, हम डॉक्टर की फ़ीस दे पाएंगे। और ईश्वर सब कुछ अच्छा अच्छा रखे, सबका, मेरा आपका सबका। तो अगर हम आर्थिक रूप से उन्नतिशील रहेंगे तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैंने आपको हमेशा ये चीज़ समझाई भी है कि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जो मेरी पढ़ाई बच्चियाँ हैं, जो मेरे पढ़ाई बच्चे हैं, वो कभी भी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाएं। दूसरे के सामने, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना। अभी तो ठीक है, पेरेंट्स आपकी फ़ीस दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट जब आप बड़े हो जाएं तो आप अपने मेकअप के लिए, अपनी चूड़ी बिंदी के लिए, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करने के लिए, अपनी एक लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए, अपने आप को सुख की सुविधाओं को से भरने के लिए, अपने हाथ में एप्पल के मोबाइल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अब दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे तो उसकी मर्जी हो पे आपको चलना पड़ेगा। ये आप याद रखिए। वो कहेगा तो आप लेंगे, वो मना कर देगा तो आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप जब स्वयं आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो आपका जब मन करेगा और जब आपके पास अनुकूल समय होगा तो आप उन सुख सुविधाओं को खरीद पाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यही मतलब है कि वो स्वयं तो न्यूनतम वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उनको समृद्धि और दूसरों को सुखी देख करके बहुत अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो समृद्धि होती है या जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है वो हमको सुरक्षा और विश्वास दिलाती है और हमारी आज़ादी में भी सहायक होती है। ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों हम कह रहे हैं कि आज़ादी को बनाए रखने में सहायक होती है? अभी मैंने उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ा था। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए। उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल लेकर आया था 15 अगस्त पर कि आज़ादी कि एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी आज़ादी का क्या मतलब है आज के समय में, कि आप आर्थिक रूप से आज़ाद रहें, कि आर्थिक रूप से आप किसी पर निर्भर ना रहें। अभी तो आप निर्भर हैं, बट आप प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जब आप बड़े हो जाएंगे और नौकरी करने लगेंगे तो जो आर्थिक रूप से आज़ादी आपकी होगी वो आर्थिक रूप से आज़ादी आपको कई मायनों में दुनिया के सामने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लाएगी। एक तो सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब आप अपने आप में आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आप दूसरों को दे पाएंगे। मुझे दो, हाथ फैलाने की जगह, हाथ फैलाने से ज़्यादा अच्छा होता है किसी को कुछ देना। आपका हाथ देने के लिए उठेगा, किसी से मांगने के लिए नहीं। आप अपने लिए कर पाएंगे, आप अपनों के लिए कर पाएंगे और आप समय आने पर देश के लिए कर पाएंगे। आप किसी भी धर्म से वास्ता रखते हो, आपको सोशल सर्विस वीक अपने स्कूल में समझाया जाता है, सिखाया जाता है, 6th क्लास से आप देख रहे हैं। आप अपने पास पड़ोस में देख रहे होंगे, आप अपने घरों में देख रहे होंगे कि लोग दान पुण्य करते हैं, किसी भी धर्म के हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर धर्म में बताया गया है कि किसी की मदद करना, किसी को दान देना, कुछ सोशल वर्क करना बहुत अच्छा होता है। आप कब करेंगे? आप तब कर पाएंगे जब आप आर्थिक रूप से आज़ाद होंगे। अगर आप आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं होंगे तो आपको उसके लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आप अपने मम्मी पापा से लेते हैं तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं नहीं कह रही हूँ आपको नौकरी करिए, लेकिन भविष्य में आपको अपने हस्बैंड से या अपने इन लॉज से मांगना पड़ेगा और वो जितना देंगे उतने पर ही आपको सुकून करना पड़ेगा। चाहे अपने लिए होगा, चाहे अपनों के लिए होगा, चाहे दान पुण्य के लिए होगा, चाहे धर्म के कार्य करने होंगे, चाहे अपने शौक़ के कार्य करने होंगे। समझ में आ रहा है? तो आर्थिक रूप से आज़ाद होना आपके लिए हर तरीके से अच्छा है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं आपको बता रही थी। ये बीच की बातों के साथ साथ मैं आपको फिर से पुरानी बात बताती हूँ। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा आप दूसरों की मदद कर सकते हो, तीसरा आप में आज़ादी आपको मिलती है आर्थिक रूप से किसी भी कार्य को, अच्छे कार्य को करने की। चौथा, ईश्वर ना करे कभी आप पर कोई तकलीफ़ आए तो आप खुद से अपनी लाइफ को में ज़्यादा अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकती हैं। पांचवा, मैंने आपको बता दिया कि आप अपने लिए, अपनों के लिए और अपने परिवार, अपने देश, पूरे ब्रह्मांड के लिए जो चाहें वो कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी होगी? उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी।
फिर वो ये भी कहते हैं कि हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति भी कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती है। आप किसी बगीचे में जाइए और मौसम में आपको उसके अनुरूप फल और फूल मिलेंगे। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, इनको कहने, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे एक तरफ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि प्रकृति कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती, बल्कि किसी भी मौसम में आप जाएंगे तो आप बगीचे में देखेंगे कि वहाँ पर फूलों की बहार है और फल लदे पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? या फिर ऊपर आकाश की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ब्रह्मांड है ये अनंत तक फैला हुआ है और ये आप मतलब आपके यकीन से भी परे, जितना यकीन आप करते हैं कि प्रकृति सुंदर हो सकती है, उससे भी ज़्यादा सुंदर ये ब्रह्मांड है। तो अब आप ये सोच सकते हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि डॉक्टर कलाम ये बात क्यों कह रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? एक तरफ से तो आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कि प्रकृति भी अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ती है। तो इसके पीछे क्या मंतव्य है बताइए? वो समझ में आता है? इसके पीछे मंतव्य यही है कि वो यही यहाँ पर हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति जो है वो समृद्धता कहाँ से लाती है? मेहनत करके लाती है। तो हम भी जब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहेंगे, आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करना चाहेंगे, इस विश्व में लग्जरी आइटम्स को प्राप्त करना चाहेंगे, अपने देश को, अपने जीवन को, सबसे पहले हम ये नहीं कर सकते कि देश को विकसित कर देंगे, विकसित कर देंगे, विकसित कर देंगे। कैसे कर देंगे भैया? आपकी बात कौन सुनेगा? और ये तो भारतवर्ष है। भारतवर्ष में जब तक आप एक पद और प्रतिष्ठा पर नहीं होंगे ना, आपको कोई नहीं पूछने वाला, आप कुछ भी कर लीजिए, ये सबसे पहले ध्यान रखिए। तो पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? श्रम। अच्छा अमीर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? श्रम। देश के लिए कुछ करने के लिए आपको क्या करना होगा? श्रम। अपने जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? श्रम। आर्थिक रूप से उन्नतिशील बनने के लिए आपको क्या करना होगा? श्रम। आर्थिक रूप से आज़ाद बनने के लिए आपको क्या करना होगा? श्रम। किसी भी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए आपको कठोर श्रम करना होगा। श्रम मतलब कठोर परिश्रम करना होगा। और इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पर हमें और आपको, मतलब देश के युवा छात्रों को ये कह रहे हैं कि आप प्रकृति से उदाहरण लो कि प्रकृति भी कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। आप देखेंगे, मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जब स्कूल घर रहता है तो बहुत हम लोग नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा कि मेरे कुछ गमलों में फ्लावर पॉट्स में अपने आप गुलमेंदी के फूल खिल गए और मुझे लगा कि गुलमेंदी के पौधे कैसे लग गए। लॉकडाउन में सब घर में थे तो बहुत ज़्यादा समय मिला, तो माली भैया भी नहीं आ रहे थे कि गार्डनिंग करें, तो हमें खुद करनी थी। तो मुझे फिर ध्यान आया कि जब लास्ट ईयर गुलमेंदी को हटा के गेंदा लगाया जा रहा था, गेंदे के फूल मैरीगोल्ड लगाए जा रहे थे, तो मैंने सूखे हुए बीज उस पर डाल दिए थे और मैं भूल गई थी। सीरियसली, आपको पढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको पढ़ाने के लिए लेक्चर नहीं तैयार करके कह रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि प्रकृति कोई भी काम अधूरे मन से नहीं करती। तो मैं आपको बता रही हूँ बेटा कि मैंने वो गुलमेंदी के सूखे, गुलमेंदी आप सब जानते होंगे फूल जो आजकल खिलते हैं, अब उसका मौसम धीरे धीरे जा रहा है। मैंने वो गुलमेंदी के सूखे हुए बीज ना बेटा मिट्टी में डाल दिए थे गेंदे के पेड़ के साथ, और अपने आप मैंने देखा कि मई से जून तक आते आते, जून से जुलाई, अपने आप गुलमेंदी के पेड़ उसमें निकलने लगे। बहुत खूबसूरत रेड कलर के, वाइट कलर के, रानी कलर के फ्लावर्स अपने आप हो गए। इसका मतलब क्या है कि मैं बीज डालकर भूल गई, मिट्टी में मैंने डाल दिया ब्लीच, और उसके बाद मैं पानी देती थी तो मैं मैरीगोल्ड को मेरा माली पानी देता था, गेंदे को मैं भी देती थी, घर में कोई और देता था तो गेंदे के फूल को खिलाता था। लेकिन हम और माली भैया भूल गए जो काम करते थे घर में, करते हैं घर में, लेकिन प्रकृति नहीं भूली। उसने समय आने पर फिर जुलाई अगस्त में फ्लावर्स दिए, जून से वो पौधे आने लगे। बल्कि कोई मेरे घर में आए भी थे तो उन्होंने पूछा भी कि ये पौधे आपको कहाँ से मिल गए, गुलमेंदी अभी आपको जून में कहाँ से मिल गई। तो मैंने उनको बताया कि मैंने बोए नहीं हैं, लास्ट ईयर जब पेड़ निकाल रहे थे तो उसके कुछ सूखे बीज मैंने एवे ही, जिसे आप कहते हैं एवे ही, गमले में डाल दिए थे और वो उसमें से अपने आप पौधे प्रस्फुटित हुए, बीज जो है वो फूटा और उसमें से अपने आप पौधे निकले और अब वो मस्त फूल दे रहे हैं और मेरी बालकनी को और सुंदर बना रहे हैं। तो ये एक बहुत मेरा देखा हुआ एग्जाम्पल है। आप भी ऐसा करके देखिए कि आप कुछ भी काम करेंगे, कोई भी चीज़,
बस वक्त लगेगा मेहनत में, लेकिन आप जब देखेंगे तो आप इस प्रकृति को और ब्रह्मांड को पाएंगे कि वो कोई भी कार्य बिना मेहनत के नहीं करती है, बल्कि उसके साथ मेहनत मशक्क़त करती है, और मेहनत के साथ ही प्रकृति जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं आज अपना लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। आपको अच्छे से मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा दिया है। इसमें एक्चुअली चैप्टर में 5 पैराग्राफ ही हैं। नेक्स्ट वीक ये चैप्टर इस नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने एक दिन में आपका शुरुआत में मतलब 2-2 या 1-1 पैराग्राफ ही लिया है, इसलिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें और इससे कुछ सीखें भी, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपके अच्छे मार्क्स आएँ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था कि ये चैप्टर जो है आपका ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये चैप्टर बोर्ड में पिछले साल ही बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब 12th के सिलेबस में ऐड हुआ है, इसलिए इस चैप्टर को आप बोर्ड के लिए ज़रूर तैयार करिए। ओके, आई होप सो कि आपने जिन बच्चों ने कॉपीज़ नहीं बनाई थी, अब उन्होंने कॉपीज़ बना ली हैं, और उनसे जब भी बोला जाएगा वो अपनी कॉपीज़ को सबमिट करेंगे। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक अपने इसी चैप्टर के साथ, चैप्टर कंप्लीट करने के लिए और अपने नए लेक्चर्स के साथ। तब तक आप इस वीडियो को एक बार और देख करके अपने नोट्स प्रिपेयर करिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और फेयर कॉपी में प्रिपेयर करिए। ठीक है, और अपना काम दुरुस्त रखिए। ठीक है ना, क्योंकि याद रखिए बोर्ड का एग्ज़ाम ज़रूर होगा, और ये हम और हमारे आदर्श और तेजस्वी मन के संपादित अंश को पढ़ाने का जो मेन मकसद जो बोर्ड ने इस चैप्टर को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया लास्ट ईयर, वो यही है कि आप ही देश के युवा नागरिक हैं, और आप इस चैप्टर से केवल बोर्ड में ही नंबर ना पाएं, बल्कि इस चैप्टर को अपने जीवन में उतारें, और इस चैप्टर से अपने जीवन में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और इस देश को उन्नतिशील देश से उन्नत देश या विकासशील देश से विकसित देश बनाने में अपना योगदान दे सके। और उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ प्रिपेयर योर चैप्टर। गॉड ब्लेस यू।